बॉटम फॉर्मेशन के साइंस देखने मिल रहे हैं एंड जिस हिसाब से रिकवरी देखने मिल रही है तो यहाँ से अभी मोमेंटम अपसाइड का कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। सो डेफिनेटली बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच रखना पड़ेगा, थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाय करना है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं एंड जिस हिसाब से हमें मोमेंटम देखना मिल रहा है 600 तक के टारगेट्स आने वाले 3 से 6 महीने में हमें कुछ फॉरवर्ड्स में देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली थोड़ा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अकोमोडेशन करने की ही राय रहेगी ट्यूबलेट फॉरवर्ड्स। ओके सर, अगला जो हम स्टॉक पिक करेंगे वो हम लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लेंगे। 3.3% की तेज़ी है, 614 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। नतीजे भी आए लेंसकार्ट के और नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। नेट प्रॉफिट जो है वो लगभग 269% से 273% की बढ़ोतरी हुई इसमें और करीब 221 से लेकर 228 करोड़ रुपए के बीच में पहुंच गया था। ऐसे में स्टॉक का जो चार्ट है वो आपके सामने है सर। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक आपको अच्छा लगता है? लेंसकार्ट की अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द यूनिक बिजनेस मॉडल्स हमें देखने मिल रहा है। एक ये सेगमेंट में से ग्लासेस का जो बिजनेस है, सो डेफिनेटली कोई और कॉम्पिटिटर ऐसे जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ओमनी चैनल्स के थ्रू ऑपरेट नहीं करता है इंडिया में एंड जी। डेफिनेटली एक यूनिक बिजनेस मॉडल के हिसाब से जिस हिसाब से हमें देखना पड़ रहा है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है इस कंपनी का। ओवरऑल अगर हम देखने जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी हम देखने मिल रहा है आईपीओ के बाद से, जिस हिसाब से हमें एक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी देखने मिले, रिजल्ट्स भी हमें इतने आउटस्टैंडिंग देखने मिले। सो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें चार्ट्स में भी देखना मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट था जब ये कंपनी का आईपीओ आया था कि इतने हाई वैल्यूएशन पे क्यों आ रहा है एंड बहुत सारे रीजंस थे। बट अगर हम देखें तो सभी नेगेटिविटी को इग्नोर करते हुए काउंटर ने कंटिन्यूसली हायर हाई बनाया है एंड अच्छे खासे रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को बना के दिए। सो डेफिनेटली जब भी कोई यूनिक बिजनेस एंड एक यूनिक मोड के साथ कोई बिजनेस का आईपीओ आता है तो डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए। फ्लिपकार्ट में भी अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का भी है तो अभी भी यहाँ से होल्ड रख सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, हाई मार्जिन वाला बिजनेस मॉडल है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रहने की ही चांसेस है। लेट्स स्टार्ट। ओके सर, एक और स्टॉक देखिएगा सर, एचईजी लिमिटेड जो है ये ऑल टाइम हाई पर है, 2.47% अप है और 704 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सो एचईजी की बात करें तो एचईजी में भी हमें एक लोअर लेवल से एक रिकवरी देखने मिल रही है। ऑलमोस्ट ये काउंटर की बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें रिसेंटली देखने मिल चुका है। सो डेफिनेटली एक अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो एक रेजिस्टेंस के आसपास ही देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ही प्राइस पे हमें देखने मिला है। सो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बट अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाय करना है। इस हिसाब से हाई लेवल में एक मोमेंटम देखने मिला। सो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये राइज एचईजी में एक अच्छे फायरवर्क्स हमें देखने मिल सकते हैं। सो वेट एंड वॉच कीजिए, अगर ये काउंटर हमें 750 देखने मिलेगा तो डेफिनेटली एक और लेट कीजिए हमें, देन उसके बाद एक अच्छे खासे मोमेंटम ये काउंटर में देखने मिलेंगे। सो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए, 750 के आप सकते हैं एचईजी। ओके सर, अगले जो स्टॉक पे हम बात करेंगे वो है टीडी पावर सिस्टम। 0.77% अप है, 1493 के लेवल्स पर फिलहाल मुझे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले भी ये जो स्टॉक है इसमें अपर सर्किट के लगने की ये बेहद करीब पहुंच गया था और शानदार तेजी भी दर्ज हुई थी। ऐसे में इस स्टॉक पर क्या करना चाहिए सर? टीडी पावर सिस्टम्स की अगर बात करें तो जिस हिसाब से ग्लोबल डिमांड एआई के डेटा सेंटर्स की हमें देखने मिले, ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली पावर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें देखने मिली। द पावर सप्लाई एंड हाई डिमांड। सो डेफिनेटली टीडी पावर सिस्टम्स की भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासी रैली हम रिसेंटली देख चुके हैं एंड यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई के लेवल्स ही हमें देखने मिले। सो करंट लेवल्स पे डेफिनेटली एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का थोड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने मिल रहा है एंड अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी हम ये काउंटर में देख चुके हैं। सो एक्जिस्टिंग पोजीशन से तो प्रॉफिट बुक करने की ही राय रहेगी टीडी पावर। ओके सर, कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं सर। सबसे पहले हम जो सवाल पिक करेंगे वो सीमा घोष का लेंगे। वो लिखती हैं कि शुड आई वॉश दीज सिंस
मतलब वो कहना चाहती हैं कि क्या मैं अपने पाप धो लूँ बेसिकली। और जो स्टॉक्स उन्होंने पिक किए हैं वो है LTTS 3709 पे ले रखा है, आधार हाउसिंग फाइनेंस ले रखा है 528 पर, जिंदल स्टील है 1255 पर, और तेजस नेटवर्क भी है इनके पास। तो ये पूछना चाहती हैं कि मैं इन स्टॉक्स में क्या करूं अब। और इसके साथ ही एक और सवाल भी ऐड किया है, टेल मी एनी वन बेस्ट स्टॉक्स विथ हाई प्रॉफिटेबिलिटी जिसके ज़रिए मैं अपने जो ये सिंस यानी कि जो पाप है वो धो सकूं। तो ये उनका सवाल है बेसिकली। सो डेफिनेटली एक एक करके अगर हम बात करें तो जी। LTTS अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ देखने मिला था। जो इनका बाइंग प्राइस है वहां से थोड़ा हमें गिरावट देखने मिली, बट यूजुअली IT कंपनीज में अभी बॉटम फॉर्मेशन के साइंस देखने मिले हैं। सो यहाँ पे होल्ड रखने की राय रहेगी। एंड जिस हिसाब से हमें लोअर लेवल से कंसोलिडेशन फेज देखने मिला है, तो वापिस से आपको आपके बाइंग प्राइस 3700 के आसपास की देखने मिली। एंड देन यहाँ कंटिन्यू रहेगी। सो 3 से 4 महीने के लिए होल्ड कीजिए LTTS एंड डेफिनेटली आपको आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। दूसरा जो काउंटर मैम आधार आधार हाउसिंग, हाउसिंग राइट? फाइनेंस जी। सो हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही देखने मिला है। यहाँ पे एक अच्छा खासा बॉन्ड परफॉर्मेंस के भी साइंस देखने मिले, राइज का सपोर्ट भी देखने मिला। सो यहाँ पे भी एक थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, जिस हिसाब से मार्केट्स में हमें रिकवरी देखने मिलेगी एंड हाउसिंग सेक्टर में एक रिकवरी देखने मिलेगी। यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। सो ऑल इन ऑल पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा आधार हाउसिंग फाइनेंस को भी। एंड जैसे ही हमें एक लेवल का ब्रेकआउट देखने मिलेगा वो है 520 का, जैसे ही काउंटर 520 के अबाव जाएगा हमें एक रिकवरी मोड देखने मिलेगी इस काउंटर में एंड अपसाइड के लिए ये काउंटर रेडी हो जाएगा। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे भी पेशेंटली होल्ड रखने की भी राय रहेगी। ओके सर। एंड अगर एक फ्रेश रिकमेंडेशन की बात करें जिस हिसाब से थोड़ा हमें मार्केट्स में एक रिकवरी मोड देखने मिल रहा है एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव आउटलुक हमें दिवाली तक देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक रिकमेंड करूंगा वो है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई में अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से हमें एक लोअर लेवल करेक्शन के बाद एक रिकवरी देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली करंट लेवल्स को फर्स्ट क्राई एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। 6 से यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन क्रिएट करने देंगे फर्स्ट क्राई में। एक बिजनेस मॉडल है जो किड्स को जो टॉयज चाहिए रहता है, जो किड्स सेक्शन में जो डिमांड रहती है वेरियस प्रोडक्ट्स होती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो फर्स्ट क्राई प्लेटफॉर्म नाम से इनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक्टिवेट करना रहेगा। IPO के प्राइस 700 का प्राइस था एंड वहां से एक गिरावट दिखते दिखते हम 200 के आसपास आ चुके हैं। यहाँ पे एक अच्छे खासा कंसोलिडेशन हो रहा है। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट में की राय रहेगी। ओके सर। सर प्राइवेट बैंक आज 0.23% डाउन है, 27,197 के लेवल्स पर दिख रहा है। ऐसे में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से क्या कौन से स्टॉक्स है जिनको खरीदना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी मोड देखने मिली है। रिसेंटली हम देख चुके हैं कि लास्ट अक्टूबर से हमें PSU बैंक्स में एक अच्छी उतना परफॉर्म नहीं किया था एंड हम देख चुके हैं कि दिक्कत प्राइवेट बैंक HDFC में एक अच्छा खासा करेक्शन भी हम देख चुके हैं जो अनसर्टन न्यूज या न्यूज फ्लो नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से। सो अगर बात करें तो अगर यहाँ से प्राइवेट सेक्टर का व्यू अगर यहाँ से पॉजिटिव ही लग रहा है एंड एक अच्छी खासी गिरावट के बाद रैली के लिए। तो इसमें से अगर टॉपिक की बात करें तो HDFC बैंक रहेगा, क्योंकि HDFC बैंक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट हम देख चुके हैं कि 1000 के आसपास का काउंटर 720 के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने की राय रहेगी HDFC बैंक में। एंड जिस हिसाब से हमें ऑलरेडी एक करेक्शन दिख चुके हैं लोअर लेवल्स पे 700 के आसपास कंसोलिडेशन दिख रहा है, ये काउंटर वापस से हमें 850 तक के लेवल्स दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। सो डेफिनेटली HDFC बैंक पे टॉप पिक रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ। ओके सर।
अगला जो हम सवाल पिक करेंगे वो श्वेता का लेंगे। श्वेता जानना चाहती हैं जीएमडीसी वर्सेस तेजस नेटवर्क। पहले तो इस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। एक और सवाल ऐड किया है कि बेस्ट वन फार्मा एंड ऑटो स्टॉक्स फॉर फ्रेश एंट्री एंड बाय प्राइस लेवल्स बता दीजिए। तो दो सवाल हैं सर। पहले हम जीएमडीसी वर्सेस तेजस नेटवर्क को देखेंगे। तेजस नेटवर्क्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला था एंड 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास ही ये फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। तेजस नेटवर्क्स में भी एक अच्छी खासी गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऑलमोस्ट 1100 के लेवल से कंटिन्यू मिला था एंड देन ओवर साइड में 300 के आसपास भी देखने मिला था। सो यहाँ से तेजस नेटवर्क्स भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही लग रहा है एंड जिस हिसाब से हमें एक रिकवरी मोड ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है एंड वापस से हमें 600 650 तक के लेवल्स तेजस नेटवर्क्स में आने वाले दिनों में देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन जीएमडीसी ओके जीएनडीसी में यहाँ पे एक हमें करेक्शन मोड या कंसोलिडेशन ही देखने मिला एंड कोई भी मेजर फायरवर्क जीएनडीसी में हमें सो डेफिनेटली जीएनडीसी को अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करने नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन दिख रहा है। सो जीएनडीसी डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं, तेजस नेटवर्क्स पे होल्ड रखने की ही राय रहेगी। अगर एक स्टॉक जो फार्मा के एक रहेगा वो डेफिनेटली एमक्योर फार्मा से हमें एमक्योर फार्मा में रिसेंटली आईपीओ के बाद 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने मिला था। एमक्योर फार्मा में यहाँ से भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। फार्मा कंपनीज में एक पॉजिटिव आउटलुक थी हम अप्रैल के महीने से की, जिस हिसाब से फार्मा कंपनीज में 2 साल कंसोलिडेशन के बाद फार्मा इंडेक्स में एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। सो फार्मा इंडेक्स यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली के लिए रेडी है एंड फार्मा कंपनीज में एक अच्छा रिटर्न्स हमें आने वाले FY 26-27 में बनते हुए देखने मिल सकते हैं। सो एक बाय एंड डिप्स के अप्रोच के साथ एमक्योर फार्मा में फोकस रखने की राय रही। दूसरा जो काउंटर ऑटो में से अगर हम बात करें तो वो है अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड में हम देख चुके हैं कि 140 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट के बाद ये काउंटर रिकवरी मोड में देखने मिल रहा है एंड अभी 170 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड पे भी फोकस रख सकते हैं। आने वाले 3 महीने में हमें 200 तक के लेवल्स भी अशोक लेलैंड में दिखने मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली फार्मा में से एमक्योर फार्मा एंड ऑटो में से अशोक लेलैंड एक टॉप फोकस रहेगा। ओके सर। सर दो स्टॉक्स पे हम बात करेंगे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स नतीजे आए हैं, उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि 2.66% अप है। 2,12,000 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा जो स्टॉक है वो है पेज इंडस्ट्रीज, 37,505 के लेवल पर नजर आ रहा है, 2.70% अप है। ऐसे में नतीजों के बाद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या करना चाहिए, साथ ही पेज इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक्स है आपके सामने। इन दोनों स्टॉक्स पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टारगेट्स क्या होने चाहिए? तो एलजी की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक अच्छे खासे रैली में आज के दिन में काउंटर देखने मिला। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के बाद एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला था एंड यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली हम देख चुके हैं इस काउंटर में। अभी लॉन्ग साइड की पोजीशन इसमें होल्ड रख सकते हैं, मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है एंड 1700 तक के लेवल्स यहाँ पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड रखिए 1700 के लिए। दूसरा जो काउंटर मैम हमने बोला था कौन सा था? पेज इंडस्ट्रीज सर। यस, सो पेज इंडस्ट्रीज की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासे रिकवरी मोड में हमें देखने मिल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे अभी फिलहाल नेगेटिव है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हाई लेवल से करेक्शन देखने मिल रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ कल के दिन में भी हमें एक गिरावट देखने मिली थी एंड आज के दिन में भी थोड़े वॉल्यूम के साथ ही गिरावट देखने मिली है। सो डेफिनेटली पेज इंडस्ट्रीज अभी फिलहाल के लिए अवॉइड रखना रहेगा एंड ओवरऑल ट्रेंड इसमें अभी फिलहाल नेगेटिव साइड में है, तो डेफिनेटली अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करने की ही राय रहेगी पेज इंडस्ट्रीज। ओके सर। अगला जो स्टॉक हम पिक करेंगे वो हम पेटीएम का लेंगे। सवाल ये है कि क्या पेटीएम अपने आईपीओ प्राइस जो है 2000 उसके लेवल तक पहुंच सकता है पेटीएम? सो पेटीएम की बात करें तो डेफिनेटली आने ऑलमोस्ट 2022 के आसपास हमें पेटीएम का आईपीओ देखने मिला था 1900
का प्राइस था एंड वहां से हम 400 तक की करेक्शन लेके थे। सो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स, आईपीओ इन्वेस्टर्स को तो बहुत बड़ा पेन सफर करना पड़ा। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आईपीओ प्राइस है वो हमें देखने मिल जाएंगे। एंड अभी रिसेंटली ही हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिली थी। सो डेफिनेटली अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक स्ट्रॉन्ग रैली देख चुके हैं। बट अगर आईपीओ प्राइस से होल्ड कर रहे हैं तो पेशेंटली होल्ड कीजिए, बाय एंड डिप्स का एक अप्रोच कर सकते हैं। अगर ये काउंटर हमें वापस से थोड़ा डाउन साइड में 1500 के आसपास मिले तो थोड़ा एवरेज आउट कीजिए, सो दैट आपके बाइंग प्राइस नीचे आ जाए। एंड पेशेंटली होल्ड कीजिए, हमें वापस से 1900 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे फिटिंग जल्दी से। ओके सर। अगला जो हम सवाल लेंगे वो हम गन्नू का लेंगे। गन्नू जानना चाहती हैं जुपिटर वेगन्स पर 320 और आरवीएनएल है 340। लिखती हैं कि ट्रेन्स जो हैं वो स्टेशन के बाहर खड़ी हैं, लेकिन वो कब स्टेशन से निकलेंगी, कब स्टेशन पर पहुंचेंगी, यानी कि वो ट्रेंड्स और टारगेट्स पूछना चाहती हैं इन दोनों स्टॉक्स पर। सो डेफिनेटली मैम, हम बात करें तो रेलवे कंपनीज ने काफी डिसअपॉइंट किया है जी इन्वेस्टर्स जी। को। 2024 की रैली के बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली हमें करेक्शन एंड डाउन साइड ही देखने मिला। सो मैं एक ही सलाह दूंगा कि जुपिटर वैगन्स में हमें एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन के साइंस देखने मिले। सो करंट लेवल्स पे एवरेज आउट कीजिए एंड देन इन बिटवीन दीजिए। कोई मेजर फायरवर्क्स नहीं देखने मिलेंगे, उनकी बाइंग प्राइस अभी फिलहाल हायर प्राइस पे है। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि करंट लेवल्स पे एवरेज आउट कीजिए एंड देन थोड़े थोड़े बाउंस में एग्जिट कीजिए। सो वैसे कर करके ही तो अपने बाइंग प्राइस लोअर लानी पड़ेगी। सो उस हिसाब से ही अभी फिलहाल यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड लग रही है। कंसोलिडेशन फेज में हमें जुपिटर वैगन्स बनता हुआ देखने मिल रहा है एंड वैल्यूएशन अभी भी यहाँ से हाई ही देखने मिल रहा है। ऑलमोस्ट 60 के पीई पे यहाँ पे जेडब्ल्यूएल देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा पेशेंटली ही होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके मिलेगी। आरवीएनएल की बात करें जी तो आरवीएनएल में भी हमें एक करेक्शन मोड में ही दिख रहा था ये काउंटर एंड लोअर लेवल्स पे ही करेक्शन हम कंटिन्यू दिख रहे हैं। यहाँ पे भी यही सजेशन रहेगा कि एवरेज आउट कीजिए एंड देन इन बिटवीन बाउंस में एग्जिट कीजिए, थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स लेते रहे सो दैट आपके एवरेज प्राइस नीचे आते रहे। यहाँ से भी कोई मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। शॉर्ट टर्म इन बिटवीन बाउंस आता है तो अभी एग्जिट करने ही राय रहेगी। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ट्रेंड अभी भी फिलहाल रेलवे साइड में ही देखने मिल रहा है। सो फ्रेश एंट्री के लिए तो डेफिनेटली अवॉइड करना रहेगा, बट अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एवरेज आउट के इन बिटवीन बाउंस लेने की, बाउंस में कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। ओके सर। सर इटर्नल के स्टॉक पर भी हम एक नज़र डालेंगे। इटर्नल जो है वो आज डे हाई पर कामकाज कर रहा है और कई ब्रोकरेज फर्म्स ने इसके टारगेट्स भी बढ़ा दिए हैं कंपनी के रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद। ऐसे में इटर्नल के चार्ट्स लगाइएगा एक बार, देखिए स्टॉक 1.87% अप है, 323 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इटर्नल के स्टॉक्स में अब क्या करना चाहिए? इंटरनल के काउंटर की हम बात करें तो रिसेंटली हमें वेस्टर्न का प्राइसेस में एक काउंटर 200 से लेकर 230 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने मिला था। वहाँ पे ही हमने स्टोर सजेशन दिया था यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने के लिए। वहाँ से हम देख चुके हैं कि एक खासी रैली काउंटर में हमें देखने मिली है। 320 के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। सो नो डाउट यहाँ से भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड ये काउंटर फ्रेश ऑल टाइम हाई के लेवल्स भी बनाने के लिए रेडी हो रहा है। सो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें मीडियम टर्म तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 400 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे पोजीशंस होल्ड रखने की ही राय होगी। जिस हिसाब से हमें प्रीवियस हाई 368 का देखने मिला था वो ब्रेक होता हुआ देखने मिलेगा एंड 400 तक की रैली भी देखने मिल सकती है इंटरनल। सो ऑल इन ऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव है। न्यू एज कंपनीज है प्लस क्विक कॉमर्स एंड फूड डिलीवरी सेगमेंट में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर है फूड डिलीवरी सेगमेंट में। एंड इसका जो वेंचर है ब्लिंकिट, उसमें भी एक अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने मिल रहा है। सो ऑल इन ऑल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। नए वेंचर्स में जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया, टिकट ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, उसमें भी एंटर हो रहा है, उसमें भी अच्छे मार्केट शेयर कैप्चर करने की ट्राई कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्ड रखने की ही राय रहेगी। ओके सर। अगला जो हम एक सवाल पिक करेंगे वो हम लेंगे शेख अब्दुल मिरान का। वो पूछना चाहते हैं कि मुझे फ्रेश एंट्री करनी है, क्या रिफिक्स पे मैं कर सकता हूँ? प्लीज सजेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। रिफिक्स। तो रिफिक्स जी हम देखें तो REFEX। स्पेल कर पाएंगे?
REFEX, REFEX। रिफेक्स, ओके यस। जी रिफेक्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक ये काउंटर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वीकनेस देखने मिल रहा है। मल्टीपल टाइम्स हमें हायर लेवल से एक रिजेक्शन मिल रहा है एंड ये काउंटर अभी नए लोस के लिए भी हमें देखने मिल सकता है। सो अभी फिलहाल नेगेटिव है, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा अवॉइड करने की ही राय रहेगी। जब तक काउंटर हमें वापस से एक 320 के अबाउ नहीं देखने मिलता तब तक के लिए प्रेस एंट्री इसमें अवॉइड कीजिए। अगर हमें 290 ब्रेक होता हुआ देखता है तो लोअर लेवल पर 270 तक के भी टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सो ऑल इन ऑल फिलहाल अवॉइड करने की राय रहेगी रिफिक्स को। ओके ओके सर। अगला जो हम स्टॉक लेंगे वो हम लेंगे सोलर इंडस्ट्रीज़ का। अगर हम आज स्टॉक के बारे में बातचीत करें तो 3.79% की गिरावट है, 19,553 के लेवल पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं हम आज, लेकिन काफ़ी टाइम से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसे में आगे का आपका नज़रिया क्या बनता है स्टॉक पर? तो सोलर इंडस्ट्रीज की बात करें तो जी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग रैली हम ये काउंटर में देख चुके हैं एंड एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में फिलहाल ये काउंटर है ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। करंट लेवल्स पे अगर बात करें तो वैल्यूएशन थोड़े हाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगर लॉन्ग टर्म का पोजीशन है तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड रख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। एंड जिस हिसाब से हमें हायर साइड पे वैल्यूएशन देखने मिल रहा है थोड़ी बहुत यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो ऑल इन ऑल अगर शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली तो पोजीशन पर तो होल्ड रख सकते हैं सोलर इंडस्ट्री को। ओके सर। सानवी सावंत का हम सवाल अगला पिक करेंगे। 3 स्टॉक्स पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती है। एनटीपीसी ले रखा है 352 पर, लिखती हैं कि एवरेज कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। एमटीएआर ले रखा है 7200 पर और एनएचपीसी है 76 पर, होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। और दूसरा जो सवाल ऐड ऑन किया उन्होंने ये किया है कि इन स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर पहले हम एनटीपीसी पे बात कर लेते हैं। तो एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे हम एक कंसोलिडेशन फेज में है फिलहाल ये काउंटर को देख रहे हैं एक लोअर रोज बन रहे हैं बट एक जोन में ही फिलहाल नेगेटिव टू साइडवेज जोन में ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पेशेंटली होल्ड कीजिए। जिस हिसाब से 350 का बाइंग प्राइस है, सो यहाँ पे रिकवरी हमें देखने मिलेगी तभी एग्जिट करने की ही राय रहेगी एनटीपीसी में से। दूसरे काउंटर एनएचपीसी सर। सो एनएचपीसी की भी बात करें तो जी यहाँ पे ओवरऑल हम देखेंगे तो ये काउंटर में भी मल्टीपल टाइम्स हमें 80-85 के आसपास से करेक्शन देखने मिला था, 90 के आसपास से। ये काउंटर में भी एक साइडवेज जोन में ही फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है। इन बिटवीन अगर बाउंस आता है तो एग्जिट करने की ही राय रहेगी। एक कंसोलिडेशन फेज में ही है, कोई मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं करती। डेफिनेटली कॉस्ट के आसपास एग्जिट करने की ही राय रहेगी एनएचपीसी में से। ओके सर। और जो आखिरी स्टॉक था सर वो था एमटीएआर, और इसी के साथ ये भी बताइएगा कि इन तीनों स्टॉक्स में से लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा। तो एमटीआर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हमें रिसेंटली एक करेक्शन देखने मिला था एमटीआर टेक्नोलॉजीज में। हाइस के आसपास से करेक्शन के बाद यहाँ पे एक काउंटर में एक रिकवरी देखने मिली। सो यहाँ पे भी वैल्यूएशन बहुत हाई है एंड बात करें तो ऑलमोस्ट 163 के पीई के आसपास एमटीआर टेक्नोलॉजी। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो एग्जिट करने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद ये काउंटर में 5 वेव रैली के बाद अभी करेक्शन देखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एमटीआर टेक्नोलॉजीज में एग्जिट कर सकते हैं। अगर तीनों ही काउंटर्स में बात करें तो जी एमटीआर टेक्नोलॉजीज में तो एग्जिट करने की राय है एंड वो दोनों ही काउंटर में भी अगर हम बात करें तो कोई मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सो डेफिनेटली यहाँ टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही काउंटर्स में अवॉइड कर सकते हैं। ओके सर। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से एक काउंटर पिक करेंगे। एचडीएफसी बैंक 0.57% अप है, मामूली बढ़ोतरी है और 729 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में जो करंट लेवल्स हैं क्या इसमें स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर आप अवॉइड करने की सलाह देंगे?
तो डेफिनेटली अभी रिसेंटली हमने प्राइवेट बैंक्स की डिस्कशन किया था जी। एंड उसमें जो टॉपिक था वो एचडीएफसी बैंक की था, क्योंकि हम देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट 1000 के लेवल पे यहाँ पे करेक्शन देखने मिला है एंड 700 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने का ये काउंटर ट्राई कर रहा है। सो ऑल इन ऑल यहाँ पे एक्युमुलेशन करने की राय रहेगी। वैल्यूएशन रीजनेबल हो चुके हैं एचडीएफसी बैंक के। ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं कि मल्टीपल टाइम्स हमें ऐसे जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स होते हैं यहाँ पे ज्यादा करेक्शंस देखने नहीं मिलते हैं एंड वापस से रिकवरी हमें आ जाती है, क्योंकि जैसे ही एफआईएस की हमें बाइंग कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगी या सेलिंग कम होगी, वापस से हमें एचडीएफसी बैंक में एक रैली देखने मिलेगी। सो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड रख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में एंड करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी। ओवरऑल हमें वापस से 900 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे, 850 से 900 तक के लेवल। सो डेफिनेटली 6 महीने के लिए एक साल का नजरिया है तो एक्यूमुलेट कीजिए एचडीएफसी बैंक से। ओके सर। सेजल का सवाल हम अगला पिक करेंगे। वो पूछना चाहती है IRFC के बारे में एट 133 रुपीज़। पूछना चाहती हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर एवरेज करना चाहिए? तो आईआरएफसी अगेन रेलवे कंपनीज इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट जो सेक्टर रेलवेज ही है एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ट्रेंड अभी फिलहाल नेगेटिव है, बट यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड लग रही है इस काउंटर में। सो मेरा यही सजेशन रहेगा कि करंट लेवल को एवरेज आउट कर सकते हैं एंड देन इन बिटवीन बाउंस आता है तब एग्जिट करने की ही राय रहेगी। बट अगर एवरेज आउट भी करते हैं तो भी पेशेंटली होल्ड करने के लिए व्यू से बाय करना चाहिए, क्योंकि टाइम लग सकता है एक रिकवरी में। बट ऑल इन ऑल अभी फिलहाल तो कंसोलिडेशन फेज में ही ये काउंटर सीखने मिल रहा है। सो डेफिनेटली थोड़ा पेशेंटली होल्ड करना पड़ेगा, तभी एवरेज आउट कीजिए। कोई मेजर फायरवर्क्स एक्सपेक्ट मत कीजिए, छोटा बहुत भी बाउंस आता था थोड़ा बहुत एग्जिट कीजिए एंड देन वापस से गिरावट में एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि एक साइडवेज जोन में ही है। सो एक रेंज आप समझ सकते हैं कि 80 से लेकर 9700 तक। सो 87 पे एवरेज आउट कीजिए, 90 पे एग्जिट कीजिए, वापस से 87 पे एक्यूमुलेट कीजिए। उस हिसाब से ही आपको अपने कॉस्ट लोअर लाना पड़ेंगे। डेफिनेटली रेलवे काउंटर्स में हमें पेन पॉइंट देखने मिला है। सो एक सही टाइम पे एग्जिट करना भी जरूरी रहता है। पीएसयू बैंक्स में हम देख चुके हैं कि जुलाई 24 के आसपास के बाद से करेक्शन कंटिन्यूसली हमें रेलवे कंपनीज में देखने मिल रहा है। डेफिनेटली थोड़ा भी देखना पड़ता है एंड वैल्यूएशन रीजनेबल वैल्यूएशन पे ही बाय करना रहता है इन्वेस्टर्स को। तो ये सब पॉइंट्स देखते हुए डेफिनेटली थोड़ा कॉशियस रखना चाहिए फ्रेश एंट्री हाई लेवल्स पे करते हुए। ओके सर। अगला जो हम सवाल पिक करेंगे सर वो 3 स्टॉक्स पर आया है। पहला है हिंदुस्तान जिंक, दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर और तीसरा है VML। तो इन तीनों के चार्ट्स कंपैरिजन के लिए पूछ रही हैं और पूछ रही हैं कि शॉर्ट टर्म मिड टारगेट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए। हिंदुस्तान जिंक पे हम पहली बात करेंगे।